हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो आपका स्वागत स्वागत है हमारे चैनल केम रिच में। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है आपका, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम टॉपिक जो है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप क्लास 11 के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं बेसिकली। तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम के टाइप क्या क्या होते हैं और क्यों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ऐसी सभी चीजें को हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे वर्ड आपके पास है इक्विलिब्रियम आता है, तो आपके माइंड में क्या ख्याल आता है? मतलब अब तक आपने क्या सुना है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम? मतलब जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि जो दो वेइंग बैलेंस रहते हैं उनको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और वो अगर एक जगह पे आ जाते हैं दोनों, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। या फिर आप भाजी मार्केट में सब्जी लेने को जाते हैं, तो उसके पास जो वेइंग का जो पुराना वाला था, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, तो उसमें भी क्या होता है कि एक साइड एक वेट रखा होता है। फॉर एग्जांपल 1 kg लेना है आपको, 2 kg लेना है, और दूसरे साइड जो भी सब्जी लेना है, फल लेना है, आप उसमें वो डालते जाता है और उसको बैलेंस करता है। तो जब वो दो चीजें, मतलब दोनों जो वेसल्स है जिसके अंदर हम मेजर कर रहे हैं, वो दोनों जब बैलेंस हो जाती है बेसिकली, तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो मतलब जो आपने सीसॉ देखा होगा, जब पार्क में आप जाते हैं तो एक साइड पे एक आदमी बैठता है, दूसरे साइड में अगर दोनों के वेट इक्वल हो तो बीच में बैलेंस हो जाता है। एक अगर बहुत मोटा कोई बैठा है और एक साइड अगर एक एकदम पतला साथ में बैठा है, तो हो सकता है कि एक ही साइड वो झुक जाए। ओके, तो उस केस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम के बारे में ये सब चीजें तो हमने पढ़ी है। ओके, अभी इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, वो सभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि जिसमें दोनों चीजें रुकी हुई है, एक जगह पे रुकी हुई है, वो हो गया हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है कि दोनों चीजें मोशन में है और फिर भी उसके अंदर इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों चीजें मतलब मोशन में तो है, लेकिन फिर भी हम उसे, कोई चीज मोशन में है फिर भी हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो जैसे हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, या फिर मतलब अगर हम एग्जांपल ले तो बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो कोई केमिकल रिएक्शन है आपके पास, जैसे देखिए अगर एक केमिकल रिएक्शन है ए गिव्स बी। ओके, अभी केमिकल रिएक्शन भी दो टाइप की होती है आपके पास। देखिए, एक रहती है रिवर्सिबल रिएक्शन, जहां पे मैंने दो एरो ड्रॉ किए, और एक आपके पास रहती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए दोनों सेम रिएक्शन मैंने लिखी, लेकिन यहाँ पे दो एरो लगाए मैंने और यहाँ पे एक एरो लगाया। अब जब भी दो एरो आपको दिखेगी रिएक्शन में, उसका मतलब ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब ए से बी बन सकता है और बी से ए भी बन सकता है। ओके, और ये जो रिएक्शन है ये एक ही डायरेक्शन में जाती है, यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ पे ए से सिर्फ बी बनेगा, वापस बी से ए नहीं बन सकता। ओके, अभी यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे इनिशियल अगर हम बात करें, t इज इक्वल टू 0 टाइम है। ओके, तो A का कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में 100 और प्रोडक्ट का 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट होने की है। यहाँ पे भी वैसी केस, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे A होगा आपका 100 और B होगा 0। और t इज इक्वल टू टी टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये पूरा 0 बन जाएगा और B बनेगा आपका 100। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन ही नहीं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपको एक बकेट के अंदर 5 लीटर पानी है, उसमें से एक एक ग्लास पानी उठा के, मतलब एक भरी हुई बकेट, मतलब ये 100 है, आपके पास इतना पानी था। ओके, ये हो गया आपका रिएक्टर, और मैंने उससे एक एक ग्लास निकाल के दूसरे एक जार में लेके जाने को आपको कहा। ठीक है, तो हो सकता है आपको उसके लिए कुछ टाइम लगे, मतलब 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई भी लग सकता है टाइम। इट इज मतलब कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं, आप कितने स्पीड से कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट है रिएक्टेंट का उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा बेटा। तो लेकिन कुछ टाइम बाद रिएक्शन कंप्लीट तो होगी। ठीक है, जब t इज इक्वल टू टी टाइम आएगा, अब टी टाइम हर एक का डिफरेंट हो सकता है, किसी का आधा घंटा हो, किसी का 1 घंटा हो, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस बकेट से आप पानी निकाल रहे थे पूरा पानी आप लेके गए दूसरे साइड, और बी जहां पे आप लेके गए वहां पे वो 100% पानी आ जाएगा। तो ये तो नॉर्मली हमारी रिएक्शन होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रिएक्शन है आपकी इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, और यहां पे अगर मैं देखूं तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी क्या फर्क है दोनों में? अगर मैं t इज इक्वल टू, समझो टाइम लेता हूं 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू लेता हूं 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू लेता हूं 15 सेकेंड, t इज इक्वल टू लेता हूं 20 सेकेंड, t इज इक्वल टू लेता हूं 25 सेकेंड, और t इज इक्वल टू लेता हूं 30 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड के इंटरवल से मैं चेक कर रहा हूं कि क्या रिएक्शन के रेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि शुरुआत में समझो 80 हुआ, फिर 20 हुआ, क्योंकि जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट आपका बनते जाएगा। यहाँ पे फिर ये हुआ आपके पास 60, और यहाँ पे हो गया 40। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आपका 50, और ये भी हो गया 50। अब हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर बाद 40 और 60 हो जाए, उसके बाद भी आप 5 सेकंड के बाद चेक करो तो 40 60, यहाँ पे भी आप देखें 40 और 60। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 20 सेकंड जैसे कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कि रिएक्शन के अंदर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम ही दिख रहा है, मतलब 40 60। अब तक तो ऊपर से कम होते आ रहा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जहां पे ए और बी मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बेटा आपके पास, सेम हो गया। तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे हम इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। और क्योंकि ये रिएक्शन तो स्टार्ट हो रही है, मतलब रिएक्शन तो चल ही रही है, तो इसी की वजह से इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि स्टैटिक नहीं है, रिएक्शन रुकी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर 40 60 दिख रहा है, इसका मतलब रिएक्शन तो स्टॉप हो गई, इसके आगे रिएक्शन नहीं हो रही। नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई। देखिए जब ए से बी जाता है तो रिएक्शन का जो होता है रेट, वो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड। और जब बी से ए वापस आता है तो उसको कहेंगे हम रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड सेम हो जाएगा। अब वैसे देखने में तो ऐसे लगेगा हमें कि रिएक्शन तो स्टॉप हो गई एक्चुअली, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे बेटा रिएक्शन चलती रहती है। यही तो इक्विलिब्रियम की खासियत है कि हमें दिख रहा है, जैसे दिख रहा है कि किसी वेसल में हमने रिएक्शन करने को रखा है, हम 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद आ रहे हैं तो सेम ही दिख रहा है हमें कि ए और बी का मतलब जो भी आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिए उनका सबका कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम ही दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है। तो आप बोलेंगे अरे ये तो रिएक्शन स्टॉप हो गई, ये चल ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है यहाँ पे वो सेम हो जाता है। मतलब जितना एक बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी वापस आ रहा है। उसी की वजह से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि रिएक्शन स्टॉप हुई है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन चलती रहती है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन होती रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही हम इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं, इरिवर्सिबल के अंदर कभी इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट होने के चांसेस ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन से रिएक्शन जा रही है। हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का रेट जब इक्वल होगा तभी बेटा हमारी क्या होगी, रिएक्शन यहाँ पे मतलब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में जा सकती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड से। अदरवाइज इट इज नॉट हैपन। अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये चीज आपको नहीं दिखेगी। ओके, तो अभी देखते हैं क्या क्या होते हैं इसके टाइप और कैसी रिएक्शन होती है, इसको हम अभी देखते हैं। देखिए अभी रिवर्सिबल रिएक्शन में होगी, ये तो कंफर्म हो गया आपके पास। उसके बाद क्लोज वेसल के अंदर रिएक्शन होती है। कुछ रिएक्शन अगर हम देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास एग्जांपल में CaCO3 है हमारे पास, ये सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है आपका CaO प्लस CO2 के अंदर। अब ये गैस है और ये सॉलिड है आपके पास, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर गैस बन रहा है। जब भी गैस बनेगा तो ये गैस इवापोरेट होने के चांसेस है। इस रिएक्शन को अगर मैं ओपन वेसल में करूंगा तो ये CO2 भाग जाएगा रिएक्शन में। जैसे इसका डिकम्पोजिशन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, तो CO2 गैस जैसे ही बना वो एस्केप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास तो ओपन वेसल उसको दिख ही रही है, जगह जाने को है तो निकल जाएगा। लेकिन वही अगर हम वेसल को क्लोज कर दे तो क्या होगा कि ये CO2 और CO वापस मिलके क्या बना सकते हैं, CaCO3। हाँ, लेकिन एक बार आपका CO2 भाग गया
कि फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स करने के लिए तो आपको दोनों चाहिए ना, तभी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर ये तो इक्विलिब्रियम है, CO2 निकल भी गया है तो ये बनाएगा, तो ये नहीं बना सकता, इसके पास CO2 तो चाहिए ना। ओके, तो इस केस में हमें क्या चाहिए, क्लोज वेसल के अंदर आपको रिएक्शन होती हुई दिखेंगी। ओके, अभी इसके टाइप कुछ देख लेते हैं बेटा हम, कि किस किस टाइप की इक्विलिब्रियम हमें ऑब्जर्व होते हैं। सबसे पहला जो टाइप इसका आता है वो होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके, एक आता है आपके पास फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जितनी भी आपकी फिजिकल प्रोसेस होती है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम दिखेगा वो फिजिकल है। दूसरी चीज अगर मैं यहां पे बोलूं तो एक आता है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा जो पार्ट आता है आपके पास बेटा वो आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर आयंस इन्वॉल्व होंगे, उसको कहेंगे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, जैसे कोई रिएक्शन है A गिव्स B, तो उसके अंदर अगर ये A सॉलिड है, ठीक है, और B सॉलिड है, सॉरी यहाँ पे मैं गैस भी ले सकता हूँ, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है, इसका मतलब फिजिकल स्टेट इन्वॉल्व है जिस इक्विलिब्रियम के अंदर। मतलब कोई रिएक्टेंट आपका सॉलिड से गैस जाता है या सॉलिड से लिक्विड जाता है, जैसे सॉलिड से गैस का कन्वर्जन जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, तो यहाँ पे रेट ऑफ सब्लिमेशन और रेट ऑफ डीसब्लिमेशन, अगर सॉलिड से गैस बनता है तो क्या हुआ बेटा आपका सब्लिमेशन, और गैस से वापस सॉलिड बनता है तो क्या होगा डीसब्लिमेशन। मतलब रेट ऑफ सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन अगर आपका इक्वल हो जाए तो उसको हम कहेंगे या फिर मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम का ही चेंज करेंगे। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, ओके, और लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्शन हो सकता है। इस तरीके से हम उसके लिक्विड से वेपर भी बन सकते हैं, रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ मतलब कंडेंसेशन, वेपराइजेशन के रेट, ठीक है, मेल्टिंग होना या बॉइलिंग होना, ऐसे सभी चीजें जो है वो मतलब जो भी फिजिकल प्रोसेसेस आपकी इन्वॉल्व है जिसके अंदर फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, वो हो जाएगा आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, अगर हमारे पास कोई जैसे PCl5 है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका PCl3 प्लस Cl2 के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे इसके अंदर क्या हुआ है, सिर्फ केमिकल इन्वॉल्व हुए, यहाँ पे कोई फिजिकल स्टेट से हमें लेना देना नहीं। जैसे PCl5 से PCl3 Cl2 ये दोनों सब्सटेंस अलग अलग बने, जिसके अंदर केमिकल इन्वॉल्व हो, केमिकल एलिमेंट, केमिकल एटम, केमिकल कंपाउंड, उसे हम क्या कहेंगे बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम है तो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट तो इक्वल होना चाहिए, इतना तो कंपलसरी है यहाँ पे। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो गया, आयंस इन्वॉल्व हो गए। अगर मैं CH3 COOH लेता हूं और इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, देखिए तो ये बन जाएगा आपके पास CH3CO माइनस और ये बन जाएगा H प्लस। तो देखिए यहाँ पे दो आयंस बने हैं। एसिडिक एसिड को हमने एसिडिक एसिड के रिएक्शन में देखा है, हमने एक एसिडेट आयन बनाएंगे, H प्लस आयन बनाए। तो ऐसे इक्विलिब्रियम जिनके अंदर आयन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे तो ढेरों सारे एग्जांपल है, अभी तो हम इसको जस्ट बेसिक देख रहे हैं। अभी एक और टाइप अगर हम इसके अंदर देखें तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी होता है। मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम को हम होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, ऐसे दो पार्ट में भी क्या कर सकते हैं बेटा इसको हेट्रोजीनियस, इनके अंदर भी स्प्लिट कर सकते हैं। अब होमो का मतलब होता है सेम, मतलब अगर आपके पास एक रिएक्शन है A गिव्स B, तो जिसके अंदर A की भी स्टेट गैस है और B के भी गैस है, मतलब जितने भी इवन B प्लस C है इसके अंदर, इसकी भी स्टेट अगर गैसेस स्टेट है, मतलब ऑल द रिएक्टेंट, मतलब सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब सभी जो कंपोनेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व, उन सबकी स्टेट अगर सेम हो, चाहे सबकी गैसेस हो, चाहे सबके लिक्विड हो या चाहे सबकी सॉलिड हो, तो उसे हम कहेंगे होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है, M गिव्स N प्लस C, तो इसके अंदर ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है,
तो तीनों की स्टेट अलग है। इवन एक भी स्टेट अगर अलग आ जाती है आपकी, जैसे मैंने यहाँ पे 2 गैस लिखा और एक भी लिक्विड है सॉलिड आ जाता था, तो भी ये हेट्रोजीनियस बन जाता था। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब जो भी आपके आयंस इन्वॉल्व है अगर उनकी स्टेट डिफरेंट है, सभी कंपोनेंट की स्टेट सेम नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे बेटा हम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और ये हो गया आपका होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो जो भी आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व होती है चीजें, जैसे हमने रेट ऑफ सब्लिमेशन डिसब्लिमेशन देखा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं, ए गिव्स बी, और उसके अंदर अगर हम लिक्विड टू गैस देखें, मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, लिक्विड से गैस कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है बेसिकली इसका, कि लिक्विड से गैस जब जाता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है इसका हम इस यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मतलब बाकी कन्वर्जन तो हम कर ही सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड करेंगे तो जो उसका क्या होगा, मेल्ट करेंगे हम, ओके। गैस से लिक्विड बनाएंगे तो क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब क्रिस्टल में फॉर्मेशन होगा। या फिर हम अगर हम मतलब सॉलिड में कन्वर्शन अगर करते हैं, लिक्विड टू सॉलिड होता है तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आपका आता है। उसके बाद इवापोरेशन भी दिखा सकते हैं हम, कोई सॉलिड में से मतलब सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग होता है और लिक्विड से वापस गैस में अगर जाता है तो वो आपका फेज क्या हो जाता है बेटा यहाँ पे, वेपराइजेशन। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, आपके डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, जस्ट बेसिक पार्ट था आपका। अब इसके आने वाले लेक्चर के अंदर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसके आगे वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो तभी के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सर ये पर्टिकुलर पार्ट में हमें डाउट आ रहा है, ओके। थैंक यू, बाय।